ओके माय डियर स्टूडेंट, ऐसे सभी लोग अगर एक साथ अधिकाधिक लोग जुड़ते तो बेहतर होता कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के संबंध में शुरू से आपको जानकारी देता। लेकिन कितने देर के बाद कितने देर तक जुड़ेंगे सब? ओनली 20 देर है, ओनली 20 स्टूडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। मेरे बारे में शशांक जी ने और ये सिस्टम से जुड़े हुए लोगों ने बताया होगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार हुआ और मैं आपको राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था जो आपके लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी है, मुझे कहा गया है बताने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जो पूछी जाएंगी वह मैं आपको बताऊंगा। नहीं, बहुत माध्यम कुछ एक सूरज ने कहा है कि हिंदी में जो टीचर जब लेक्चर देता है तो विषय वस्तु पर निर्भर करता है। मेरी कोशिश रहेगी कि बाइलिंगुअल हो और अधिकाधिक हिंदी में मैं बात करूंगा, लेकिन कंप्लीट हिंदी में ही बोलना हमेशा हर बात को। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको अंग्रेजी में बताना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं यह मान कर चलता हूं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं ये सब आप लोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अध्ययन शाखा है उसमें मैं काम करूंगा। आप यह जानते हैं जिस विषय में भी आपकी ग्रेजुएशन हो रही होंगी या आप ग्रेजुएट होंगे वह आपका डिसिप्लिन है। किसी विषय का जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उसके ऑटोनोमस स्टडी करते हैं, फॉर्मल स्टडी करते हैं, उसके सब्जेक्ट मैटर में क्लैरिटी होती है, सर्टेन मेथडोलॉजी टू स्टडी, विषय के अध्ययन करने की निश्चित पद्धति या उपागम होती है, तो उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। मेरा विषय राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है। मित्रों, राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है या जिस विषय में आपने स्नातक किया है वह आपके लिए आपका अनुशासन या विषय है। हम यह बता दिया आपको, अपने विषय पर आना चाहते हैं उसके पहले यह बताना जरूरी था कि राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है। इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या जिस विषय में भी आप स्नातक किए होंगे या कर रहे होंगे उन विषय को अनुशासन कहते हैं। जब भी हम किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, उसकी अपनी अध्ययन पद्धति होंगी, उसका औपचारिक अध्ययन हो रहा होगा, उसकी प्रकृति और क्षेत्र में स्पष्टता या क्लैरिटी होंगी, तब उसे हम डिसिप्लिन कहेंगे। और पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है और पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट इंडियन पॉलिटी है। कुछ लड़के कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, आप कहेंगे कि अशोक सर हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट जो है पॉलिटी वह पढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए क्लियर हो जानी चाहिए कि राजनीति विज्ञान नहीं, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कई शाखाएं अध्ययन की है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपको पढ़ने हैं। इसको फिनिश करने के बाद मैं उस पर भी काम कर दूंगा, लेकिन मैं भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ाने जा रहा हूं और भारतीय राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान का एक पार्ट है। जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है और पॉलिटिकल साइंस हाइट कैसे होगा, पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कई एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो परीक्षा उपयोगी है उसका एक पार्ट वह भारतीय राज्य व्यवस्था है। उसी पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल है, रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। उसी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थॉट है। उसी पॉलिटिकल साइंस में
पॉलिटिकल थियरी है, उसी पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, उसी में कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, उसी पॉलिटिकल साइंस में मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसी पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लॉ है। तो पॉलिटिकल साइंस की कई डायमेंशन है। इसलिए आप लोग यह नहीं कहेंगे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक जो पार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या परीक्षापयोगी है, इस भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। मैं यह बता दूं, कुछ लड़के कहते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, कुछ कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। मैं बताऊं कि हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का दो रूप में स्टडी किया जाएगा, एक स्ट्रक्चरल स्टडी होगा और दूसरा फंक्शनल स्टडी होगा। जो स्ट्रक्चरल स्टडी होगा वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा और जो फंक्शनल स्टडी होगा वह इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, और प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, हम शुरू करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे, आज इंट्रो अभी दे रहे हैं आपको, हम पढ़ाएंगे तो शुरू करेंगे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की सब कार्यपालिका शक्ति निहित है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, प्रेसिडेंट इज ए हेड ऑफ द नेशन इन इंडिया, and according to article 53, entire executive power invested of the post of president, and 52nd and 53rd article of the Indian Constitution jointly says that head of the nation in India is president, and head of the executive in India is a president, and according to article 79, president is also organ of the parliament. तो यह जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, यानी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चरल पोर्शन पढ़ा रहा हूं। दूसरी तरफ यदि मैं कहूंगा कि भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अभी तक जो भारत के राष्ट्रपति हैं कैसे कार्य किए, भारत के राष्ट्रपति के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके पहले तो बाध्य नहीं किया गया था। अगर बाध्य नहीं भी किया गया था तो भी वह मंत्रिपरिषद की बात मान रहा था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जब 1976 में भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, उसके बाद भी ज्ञानी जैल सिंह आए तो उन्होंने, आपने देखा कि सरकार की बात से अलग हटकर भी काम किया, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। जब यह सब अध्ययन कर रहे हैं, हम कहेंगे बीबी गिरी दूसरे काउंट में जीते, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने गए। जब यह सब हम पढ़ते हैं तो यह इंडियन पॉलिटिक्स हुआ। यानी पॉलिटिकल साइंस का एक डायमेंशन, पॉलिटिकल साइंस का एक परीक्षापयोगी जो पार्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी यदि हम स्ट्रक्चरल कर रहे हैं तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, और फंक्शनल कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स कहेंगे। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेदगत रूप में जो संविधान में बातें लिखी गई हैं, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज द्रौपदी मुर्मू तक के कार्य गतिविधियों का, कार्यकरण का, उसकी महत्वपूर्ण बातों का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दोनों का स्टडी करेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था शब्द कहें। ठीक है। अब चूंकि उतने लोगों का, सब लोगों की प्रश्न का जवाब देना तो संभव नहीं है, फिर भी आपको मैंने अब तक बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस के एक डायमेंशन भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को आपको बताने जा रहा हूं। मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है। किसी विषय का
जब सेपरेट स्टडी करेंगे, फॉर्मल स्टडी करेंगे, ऑटोनोमस स्टडी करेंगे, उसके सर्टेन मेथडोलॉजी हो जाएंगी, उसके नेचर स्कोप में क्लैरिटी आ जाएंगी, तो उसे हम डिसिप्लिन कहेंगे। और पॉलिटिकल साइंस एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन है और पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट, एक सब्जेक्ट जो है वह इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जब हम स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे तो उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, और जब फंक्शनल स्टडी करेंगे तो इंडियन पॉलिटिक्स कहेंगे। मैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन दोनों को मैं बताऊंगा। क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में केवल संविधान के अंतर्गत बातों को पढ़ेंगे तो हम बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे, हमें व्यवहार में भी देखना होगा। या ख्याली पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को बिना संविधान पढ़े हुए बेहतर ढंग से नहीं समझ पाएंगे। सभी हम लोग अभी जो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा या संघ लोक सेवा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, अगर एक साइड पढ़ेंगे तो नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम यह जान गए कि हम लोग अब अपने विषय को पॉलिटिकल साइंस नहीं कहेंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कहेंगे। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी स्ट्रक्चरल स्टडी दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फंक्शनल स्टडी दैट मीन्स इंडियन पॉलिटिक्स, और हम बहुत स्टडी करेंगे यह इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हुआ। आप लोग कहिएगा कि सर यह तो आपने समझा दिया कि पॉलिटिकल साइंस में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट इसका नाम क्या होगा? क्योंकि कुछ लोगों ने वहां लिखा कि सर पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। क्यों? यह आइडियलिस्टिक है, एक आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा जाता है। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का फादर है एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल ने लगभग 150 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया, और 150 देशों के संविधान का वह कंपैरेटिव स्टडी किया और उसका क्लासिफिकेशन किया, प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन का अच्छा स्वरूप और शासन का खराब स्वरूप, विकृत स्वरूप। अब फिर अच्छा और विकृत में एक का शासन, कुछ का शासन और बहुतों का शासन बताया। यानी 150 देशों की संविधान और शासन प्रणाली का स्टडी करने के बाद उसने क्लासिफिकेशन किया, उसका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण में उसने बताया कि शासन का सबसे खराब रूप, मोस्ट परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र आज वाला प्रजातंत्र नहीं है, हम प्रजातंत्र भी बताएंगे वो अलग, लेकिन शासन का सबसे खराब रूप जो है वह प्रजातंत्र है। क्योंकि अरिस्टोटल के समय, अरस्तु के समय, लगभग 400 ईसा पूर्व में यूनान में प्रजातंत्र के नाम पर लॉटरी सिस्टम चल रही थी। लोग पैसा देते थे और मनचाहा पद लेते थे, योग्यता नाम की कोई चीज नहीं थी। इस औस सिस्टम का नाम दिया गया था डेमोक्रेसी। दैट्स वाई अरिस्टोटल कहता है कि डेमोक्रेसी द मोस्ट परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का सबसे विकृत रूप है। वही कहता है अरिस्टोटल दूसरे तरफ कि शासन का सबसे अच्छा जो रूप है वह पॉलिटी है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पॉलिटी, और पॉलिटी को सबसे अच्छा वह बताता है। और वही कारण है कि दुनिया के सभी देश अपने पॉलिटिकल सिस्टम को पॉलिटी शब्द कहते हैं। हम अपने बच्चों को, कैसा भी बच्चा है, सुंदर दिखता है या नहीं दिखता है, उसको चांद जैसा कहते हैं, अपना बेटा बेटी को कहते हैं। ठीक उसी रूप में हर देश अपनी सिस्टम को आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी बताने के लिए उसे पॉलिटी कहती है। इसलिए हम भी अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को इंडियन पॉलिटी कह देते हैं। अमेरिका का शिक्षक अपने अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जब पढ़ाता है तो अमेरिकन पॉलिटी कहता है, फ्रेंच पॉलिटी की बात की जाती है। पाकिस्तान में जैसे भी हो वह भी अपने सिस्टम को पाकिस्तानी पॉलिटी कहता है। तो पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी शब्द जो है, कहिएगा कि आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में, आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में कहा जाता है, अच्छा दिखाने के लिए कहा जाता है। तो भले ही परीक्षा में भी इंडियन पॉलिटी लिख देता है, लेकिन कायदे से उसको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था ही लिखनी चाहिए।
अब क्लियर हो गया। मैं अपने विषय पर आ गया। मैं डॉक्टर अशोक कुमार आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स होंगे, जो सिलेबस कहती है, उसको मैं पढ़ाऊंगा, और दूसरे तरफ इंडियन पॉलिटिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। एक दिन सिलेबस लिखकर मैं दे दूंगा, ज़्यादा समय उसमें लगेंगे, मैं लिखकर सिलेबस दे दूंगा क्या पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हर टॉपिक पर लेक्चर दे दूंगा। सिलेबस बताने के बाद मैं लेक्चर दे दूंगा, और लेक्चर देने के बाद उस पर जो प्रश्न बनते हैं, आए हैं, उसको मैं बता भी दूंगा, या आप लोग उसको लिख कर भी देखेंगे और बताएंगे। जिस मेथड से हमको कुछ लोगों का दिया जाएगा तो मैं उसको देख भी दूंगा। ऐसे आप लोग अपना करेंगे, एक एक करके हम लोग काम करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। अब हमको यहाँ पर यह बताया गया कि सर, जो बच्चे हैं फाउंडेशन के हैं और इनको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का सर मेंस प्लस प्री यानी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को बता दिया जाए। वास्तव में मेरे लेक्चर से आपको अधिकाधिक कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मेंस की क्लास ज़्यादा आप लोगों के लिए पकड़ में आएंगी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की कुछ बातें मेरे लेक्चर में आएंगी और फैक्ट्स अलग से दिया जा सकता है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, सब आप लोग अवगत होंगे। एक अवधारणात्मक प्रश्न और दूसरा तथ्यात्मक प्रश्न। तो जो कंसेप्चुअल है वह तो मेरे लेक्चर से आपको ऑब्जेक्टिव की भी हो जाएंगे, लेकिन जो फैक्चुअल है 100% नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि वह लिख कर दे दूं आपको सामग्री, यह लोग उपलब्ध करा देंगे। कंसेप्ट बिल्कुल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस टॉपिक पर मैं लेक्चर दूंगा, मेरे लेक्चर के बाद खुद आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि अब तक जो सर ने पढ़ाया है यूपीएससी, बीपीएससी, राजस्थान या अन्य प्रदेश में जो राज्य स्तरीय लोक सेवा है या संघ में, वह जो टॉपिक सर ने पढ़ाया है आ रहा है कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ भी, राष्ट्रपति को लेते हैं, मैंने पढ़ाया था राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पर हम लोग केवल यह ना पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, कार्य क्या है, अधिकार क्या है, यह तो ट्रेडिशनल बातें हुई। राष्ट्रपति के पदनाम से हम लोग शुरू करेंगे। यह कहेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए head of the nation, head of the executive, and also head of the executive and also organ of the parliament। तो आप बताएं कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के भाग 5 में जब हम लोग शुरू करेंगे तो अनुच्छेद 52 आएगा, और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा जो राष्ट्रपति कहा जाएगा। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्रपति कहता है। यहां दो बातें। अब अनुच्छेद 53 कहता है कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो 52 और 53 दोनों की भावना को हम जोड़ देते हैं, प्रोविजंस को जोड़ देते हैं, उसके भाव को जोड़ देते हैं। तो अनुच्छेद 52 और 53 जो संविधान में उपबंध है, इसे यही ना बात प्रमाणित होती है कि भारत का राष्ट्रपति है और वह राष्ट्र का प्रमुख है और कार्यपालिका का प्रमुख है। आप यह भी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे अनुच्छेदगत रूप में जानते हैं, क्यों है नहीं बता पाते हैं। 79 आर्टिकल 79 में कहा गया कि संसद के 3 निकाय हैं। बहुत ज्यादा उधर से आवाज आ रही है, दिस इज नॉट गुड। तो संसद के 3 निकाय हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। बेटा आप लोग जान गए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार कार्यपालिका का अंग है, राष्ट्र का प्रमुख है। आप यह भी जान गए कि आर्टिकल 79 में संसद के 3 निकाय में राष्ट्रपति है, यानी सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और राष्ट्रपति कार्यपालिका भी है
अनुच्छेद 52-53 को, और राष्ट्रपति जो है वह विधायिका भी है। यानी भारत में राष्ट्रपति सरकार के दो अंगों से जुड़ा हुआ है, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका से नहीं है, न्यायिक अधिकार है लेकिन न्यायपालिका का अंग तो नहीं है, न्यायिक अधिकार है। हम लोग बात करेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया है। अमेरिका का राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति वहां की संघीय विधायिका, जिसको कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में, जो द्विसदनात्मक है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, उसका तो अंग नहीं है। हमारा राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है और संसद का भी अंग है। अब प्रश्न उठेगा ना कि आखिर क्या कारण है कि भारत का राष्ट्रपति विधायिका और कार्यपालिका दो जगह बना हुआ है। चूंकि ऑनलाइन है, सब लोग किससे डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, कुछ प्रतिक्रिया जब फास्ट अगर देंगे तो मैं बता दूंगा। व्हाई आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए ऑर्गन ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, टेल मी एनीवन। फास्ट कोई अपनी अगर कमेंट दे, मैं अभी देख रहा हूं। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका और विधायिका दो अंग है, सरकार के दो अंगों से जुड़ा हुआ है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है, केवल कार्यपालिका है। ऐसा क्यों है? कोई प्रतिक्रिया नहीं दी आपने। चूंकि हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता है कि वहां विधायिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप में जुड़ी होती है। अमेरिका में थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आपके यहां भी आंशिक रूप में अनुच्छेद 50 के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आवर जुडिशियरी सेपरेट फ्रॉम द टू ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमारी भी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका दो से अलग है। यानी हमारे यहां भी आंशिक रूप में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, लेकिन अमेरिका में तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। हम लोग जो बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 जो राज्य का नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर अनुच्छेद 50 की मैं चर्चा करूंगा। वहीं बताऊंगा कि मोंटेस्क्यू, फ्रेंच स्कॉलर मोंटेस्क्यू है, और मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक अपनी बुक में दिया। और अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लिया, जहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग होकर काम करती है। हालांकि चेक एंड बैलेंस है, कंप्लीट अलग होकर तो काम नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक रथ में 3 घोड़े लगा दिया जाए और 3 दिशा में जाए तो रथ अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए 3 घोड़े रहेंगे लेकिन तीनों की साइड एक होनी चाहिए, इसलिए चेक एंड बैलेंस होगा। लेकिन अमेरिका में थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां सरकार के तीनों अंग अलग अलग होते हैं। हमारे यहां क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य रूप में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसलिए हमारे यहां न्यायपालिका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत अलग है, विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आप यह जान रहे थे कि राष्ट्रपति संसद के 3 निकाय में एक निकाय है 79 के अनुसार। आप यह जान रहे थे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है और 53 में उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित है। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रमुख है और राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग है, दोनों का अंग है। यह आप तार्किक रूप में तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा था कि राष्ट्रपति को ऐसा क्यों बनाया गया है, 2 अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं बनाया गया है। अब यह स्पष्ट समझ गए कि हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली की कई विशेषताएं होती हैं। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। कार्यपालिका, विधायिका एक साथ समन्वित होती हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। राजनीतिक सहजातीयता, पॉलिटिकल हेजेमोनी, राजनीतिक सहजातीयता का सिद्धांत होता है और संसद की सर्वोच्चता भी संसदीय शासन प्रणाली में होती है। हालांकि हमारे यहां संसद की सर्वोच्चता न होकर संसदीय विशेषाधिकार, प्रिविलेजेज का, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज का प्रोविजन जरूर है। हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति में यह है। फिर आप लोग पढ़िएगा तो मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो राष्ट्रपति पदनाम में मैं बताऊंगा कहां तक हमारा राष्ट्रपति पार्लियामेंट्री है। Our head of the nation is president and first citizen of the nation. राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि राष्ट्रपति को। सर निश्चित रूप में मैं भी कह रहा हूं
कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। लेकिन कहाँ यह प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 अप टू राइट आगे तक मैंने देखा किसी अनुच्छेद में तो नहीं लिखा हुआ। शुरुआती दिनों में संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर आप 4 तक देखें, फिर 5 से लेकर आप 11 तक देखें, 12 से लेकर 35 तक देखें, 36 से लेकर 51 तक देखें। यह तो संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य का नीति निषेध तत्व, और भाग 5 में शुरू हो रहा है और 52 से आगे तक कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में भारत राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है यह नहीं लिखा गया है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक है। तो मैं पूछूं कि ऐसा क्यों है? कोई आदमी तुरंत? आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए हेड ऑफ द नेशन एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसके लिए कोई बुक बता दिए। बुक मैं बताऊंगा, मुझसे पढ़िए, मैं एक एक बात बताऊंगा। ऐसे सबसे अच्छी किताब पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत की है और डीडी बसु की, यह 2 किताब आप ले लेंगे। चलिए, हाँ। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं प्रोविजन नहीं है। बेसिकली यह इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह व्याख्या है, क्योंकि जिस राष्ट्र का हेड होता है वहीं उसे ही प्रथम राष्ट्र का नागरिक कहने की परंपरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। चूंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख प्रधान बताया गया है, इसलिए हम कहेंगे कि यह तो नहीं लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति भी राष्ट्र का प्रथम नागरिक होगा, लेकिन अनुच्छेद 52 का यह इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या कहा जा सकता है। फिर राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन बट नॉट रबर स्टाम्प। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली के राष्ट्राध्यक्ष नॉमिनल होता है। हमारा राष्ट्रपति भी फॉर्मल है, नॉमिनल है, लेकिन नॉमिनल होने के बाद भी ब्रिटिश किंग या क्वीन जैसा कंप्लीट नॉमिनल रबर स्टाम्प या गोल्डन जीरो नहीं है। हम लोग बात करेंगे कि हमारा राष्ट्रपति जो है वह ब्रिटिश किंग या क्वीन जैसा नहीं है, कुछ पावर है, नॉमिनल तो है। चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंतर्गत, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हेड ऑफ द नेशन मस्ट बी नॉमिनल, इसलिए हमारा नॉमिनल है, औपचारिक है, नाम मात्र का है, लेकिन यह गोल्डन जीरो नहीं है। गोल्डन तो इसलिए नहीं होगा कि हम गणतंत्र है और गणतंत्र के अंतर्गत राजा या रानी वाला पद नहीं है, गोल्डन फैमिली नहीं है। प्रैक्टिकली तो कुछ लोग धनी लोग हैं, उनको राज परिवार जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन व्यवहार में तो हम नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है और गणतंत्र की खासियत है कि हेड ऑफ द नेशन मस्ट बी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल। तो हमारा हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए हमारे यहाँ गोल्डन फैमिली राज परिवार का कंसेप्ट नहीं है। राजनीति में तो स्वीकार नहीं है, चूंकि डेमोक्रेसी है और रिपब्लिकन सिस्टम है, गणतंत्र है। तो एक तो गोल्डन होगा नहीं और जीरो नहीं है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति को जरूर 42वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दी गई है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य करने के बाद भी रिव्यू के लिए एक बार रिटर्न कर सकता है। हम लोग देखेंगे उसको न्यायपालिका से परामर्श मांगने, अनुच्छेद 143 का हम लोग रेफरेंस देंगे और समझेंगे कि उसको राय मांगने, मानने या ना मानने का अधिकार दिया गया है। हम लोग यह भी देखेंगे कि उसी की स्वीकृति से धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोग इतना ही नहीं देखेंगे, उसको जब मन करेगा तब ब्रिटिश किंग या क्वीन जैसा नहीं हटाया जा सकता, हटाने की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत निश्चित प्रक्रियाओं के अनुपालन करके पूर्व सूचना देकर ही उसको हम पद से हटा सकते हैं, यह भी है। तो अनेक प्रकार के उसके अधिकार है, नेशन को एड्रेस करने का राइट रखता है। तो कई ऐसे अधिकार हैं जिसे उनको जीरो कहना उचित
नहीं है, यह सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे बेटा, तो आप लोग सभी अनुच्छेदगत याद कर लिएगा, मैं व्याख्या करूंगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का है। और कितने हैं आप लोग जो प्रतिक्रिया दीजिए तुरंत। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, कितने वर्णित हैं? ऐसे आप लोग पूछ रहे हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो बिल्कुल भारत में संसदीय व्यवस्था है। हमारी पूरी सिस्टम जो है, जैसे कि हमारी शरीर है ना, हाँ बहुत अंदर का मैकेनिज्म है, लेकिन ले मैंने अप्रोच है कि हाड़ और मांस, हाँ कुछ लड़के बता रहे हैं कि मौलिक अधिकार 7 है, किसी ने बताया 6। मैं कहूँगा कि दोनों ही गलत है। एक सुजीत हैं वो कह रहे हैं कि 9 हैं, तो 7 वाले भी गलत और 6 वाले गलत। तो कहिएगा कि सर ये तो 6 और 7 है कि पुराने संविधान। नहीं, आपको बोलना है यू हैव टू से देर आर 6 एट प्रेजेंट 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। यदि मौलिक अधिकारों की गणना करेंगे तो 6 प्रकार में पहला ही प्रकार जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, उसमें ही आप अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 5 आपने प्रकार देख लिया है। तो यह कहना कि 6 है, 9 है, 8 है, 7 है, ये सब गलत होगा। आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में मूल संविधान में 7 प्रकार के, अमित कुमार जायसवाल ने बताया कि 7, अगर अमित आप लिख दिए होते कि मूल संविधान में 7 प्रकार है तो सही होता। और मनीष ने बताया है कि 6, एक डी कुमार हैं उन्होंने 6 बताया है, मोनी अन्य बच्चे भी 6 बता रहे हैं। 6 सही है, लेकिन 6 प्रकार कहना होगा, समझे? 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, दिस इज नॉट गुड। यू हैव टू से 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, 6 प्रकार बोलिएगा आप। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप बोलिएगा 7 प्रकार का था, अब 6 प्रकार का। खैर, यह तो आप तथागत बातें हैं, यह अब तो आप जानते थे। लेकिन आखिर भारतीय संविधान के भाग 3 में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार अभी हैं, उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह सब जो अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। आखिर भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत इन वर्णित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहने का क्या कारण है? व्हाई, क्यों फंडामेंटल है? समानता, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। व्हाई फंडामेंटल? आखिर इनको फंडामेंटल कहने का क्या कारण है? एनीवन? सुजीत? भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत सब पढ़ाएंगे बेटा, एक एक करके पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग किताब, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि सर किताब बताया जाए, केवल किताब आप पढ़ कर आइएगा। मैंने कहा डी.डी. बसु की किताब आपके पास होनी चाहिए और लक्ष्मीकांत की किताब, 2 किताब आप रखिएगा, पढ़कर आइएगा। मेरे द्वारा जब लेक्चर दिया जाएगा तो उसके आलोक में, उसके प्रकाश में, उसके लाइट में आप लोग पढ़िएगा, और वहाँ पढ़िएगा, आप देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो वर्णित 6 प्रकार के अधिकार है, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत, इनको मौलिक कहने का कारण क्या है? मैं बताऊंगा आपको कि इन्हें मौलिक कहने का कारण यह है कि अनिवार्य प्रकृति के है। जैसे आप सब लोगों को यदि भोजन उपलब्ध कराया जाए और कहे कि एक रूम में आपको 3 दिन हम बंद रखेंगे और कोई एक आइटम मांग लीजिए, आपको दूध दे दें, पानी दे दें, एप्पल दे दें, कोई एक आइटम देंगे और 3 दिन के बाद आपको इस रूम से हम निकालेंगे, कोई एक आइटम मांगिए, तो आप कहिएगा कि सर दूध छोड़ दिया जाए, सेव छोड़ दिया जाए, पानी दे दिया जाए। यानी अधिकार तो बहुत प्रकार के हैं,
नागरिक अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, अनेक प्रकार के अधिकार हैं। लेकिन अनिवार्य प्रकार के अधिकार, जैसे भोजन कई प्रकार के हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया। इसी प्रकार के भारतीय संविधान के भाग 3 में जो वर्णित अधिकार है अनिवार्य प्रकार के हैं। इसके बगैर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फंडामेंटल है, दैट्स वाई फंडामेंटल। नंबर 2 यह हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए रीट प्रोविजन है, यह नॉन जस्टिसेबल है, यह अनिवार्य रूप में देना होगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निषेधक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है राज्य की इच्छा पर निर्भर करती है। नहीं, यह अनिवार्य है, आपको देना होगा। यह जस्टिसेबल है, चूंकि जस्टिसेबल है, न्याय योग्य है, इसलिए मौलिक है। इसके लिए रीट प्रोविजन है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 226 के अंतर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के द्वारा जो रीट का प्रोविजन किया गया है वो रीट प्रोविजन है। डेट्स वाई यह फंडामेंटल है। 1973 में गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया है और मौलिक अधिकार मूल ढांचा का सिद्धांत बन गया है। इसमें संशोधन पॉजिटिव तो किया जा सकता है, निगेटिव नहीं किया जा सकता, इसका स्वरूप नहीं बिगाड़ा जा सकता। चूंकि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेट्स वाई फंडामेंटल। और अन्य भी कारण है, यह मौलिक है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 के अंतर्गत क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। समान तौर पर लड़के पढ़ते हैं कि भाग 3 और भाग 4 में क्या समानताएं हैं, असमानताएं क्या, अंतर क्या है। नहीं, हम लोग भाग 3 और भाग 4 के अंतर्गत सिमिलरिटीज क्या है, समानताएं क्या है, और फिर बाद में देखेंगे कि अंतर क्या है। तब पढ़ेंगे कि आखिर संविधान निर्माताओं के लिए यदि जरूरी हुआ कि भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता कर दिया, तो भाग 4 में ले जाकर वहां पर अनुच्छेद 44 में यूसीसी को रखने की क्या आवश्यकता हुई। अनुच्छेद जो 45 कह रहा है, अनुच्छेद 21 कह रहा है, ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी। बाद में 21 क के अंतर्गत जो रखा गया है, तो कई अनुच्छेद, अनुच्छेद 41 राइट टू वर्क जो भाग 4 में है राज्य के नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत, वह भाग 3 में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा गया। मैं कहना यह चाहूंगा कि जब हमारी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति जब संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय दुर्बल स्थिति थी। उस समय हमारे पास मांग तो बहुत अधिक थी, अधिकार तो बहुत अधिक थे, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, शैक्षणिक रूप में इतना हम विकसित नहीं थे, सामाजिक रूप में और कानून और व्यवस्था के मामले में इतना स्ट्रांग नहीं थे। इसलिए उस समय बहुत से अनिवार्य प्रकृति के भी जो अधिकार रखे गए उसको हमने भाग 3 में नहीं रखा, क्योंकि भाग 3 में रखता तो इसे जस्टिसेबल बनाता और दे नहीं पाता तो फिर फेल होता। इसलिए भाग 4 में रख दिया गया, लेकिन उसको लागू करना होगा। बेटा मैंने केवल यह बताया कि डिटेल पढ़ना है और ऐसे हम लोग एक एक पढ़ेंगे। आप लोग यह जरूर जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो यूनियन लेजिस्लेचर है, जिसको संसद कहते हैं, वह बाइकैमरल है, द्विसदनात्मक है, 2 सदन हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी जहां है, वहां बाइकैमरल सिस्टम है, कोई बात नहीं। यह द्विसदनात्मक प्रणाली, बाइकैमरल पॉलिटिक्स क्या है। और दूसरी बात, लोकसभा प्रथम, निम्न और लोकप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा द्वितीय, उच्च, अस्थायी सदन है। वाई राज्यसभा इज सेकेंड एंड अपर चैम्बर, वाई लोकसभा इज ए फर्स्ट एंड पॉपुलर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। इन सब बातों को देखेंगे। आखिर आप जानते हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि धन और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में रखी जाती है। आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लोकसभा में क्यों रखी जाती है, राज्यसभा में रखी जा सकती है। लोकसभा में रखने का कारण क्या है? नहीं, ऐसे हम लोग लॉजिकली हम सब चीज़ को पढ़ेंगे। आज मैं ही था सिलेबस आपको लिखा दूंगा, एक एक बिगिनिंग से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा।
मेरी एक क्लास नेक्स्ट कल ही मैं क्लास रखूंगा और कल मैं आपको पूरा परिचय दूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था 2 दिन में बेटा लगभग 2.5 से 3 घंटा के अंतर्गत मैं पॉलिटी का पढ़ाने के पहले यह स्पष्ट कर दूंगा कि हम लोग कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा, अब हम लोग लेमैन हैं, हमारे शरीर में बहुत से मैकेनिज्म है। हार्ट के बारे में मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं, आप लोग भी सामान्य रूप में साइंस के भी विद्यार्थी होंगे, जानते होंगे। मैं बेहतर ढंग से नहीं जानता मैकेनिज्म, जो ब्रेन वाली मैकेनिज्म है उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन लेमैन अप्रोच है, सामान्य एक धारणा है कि यह शरीर 2 चीजों से बना है, हाड़ और मांस से बना है, बोन और मसल से बना है। सामान्य तौर पर गांव वगैरह में ओल्ड सेइंग है, गांव वगैरह में सुने होंगे, यह शरीर क्या है, हाड़ और मांस से बना हुआ। उसी प्रकार अंदर का मैकेनिज्म न जानकर समान रूप में बोलते हैं। अभी आप लोगों के बीच ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यह 2 चीजों से बना हुआ है, एक संघवाद और दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो संघवाद है, अगर बोन है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय प्रजातंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, वो मसल है। इसलिए हमारी पूरी सिस्टम में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड वी हैव टू नो, यह जानना होगा हम लोगों को बेहतर ढंग से कि संघवाद क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या है। चूंकि हमारा राष्ट्रपति हो, हमारी संसद के कार्यकरण हो, हमारी पूरी व्यवस्था हो, न्यायिक संरचना हो, संविधान हो, संविधान के कार्यकरण और संविधानवाद हो, लगभग तमाम बातें जो है इन्हीं 2 अवधारणाओं के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जिसको संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। लेकिन अंदर जब हम लोग चलेंगे तो बहुत सी मैकेनिज्म मिलेंगे। इसलिए आज केवल आपको परिचय देना था, मैंने बता दिया। कल मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का बोर्ड पर बिल्कुल राज्य से शुरू करूंगा। राज्य से मैं शुरू करूंगा कि स्टेट क्या है, फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को देखूंगा जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, फिर गवर्नमेंट के अलग अलग पैटर्न या स्वरूप को देखूंगा, जिसमें फासिस्ट है, कम्युनिस्ट है, मोनार्की है, टोटलिटेरियन है, ओलिगार्की है, और सबसे बेस्ट जो है वह डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में है, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लाऊंगा और यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रजातांत्रिक सरकार में अब हम कहेंगे आ जाएंगे कि भारत में शासन और व्यवस्था, और शासन और व्यवस्था में गवर्नमेंट के 3 अंग बताएंगे, लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी। और मैं बताऊंगा कि यह तीनों जो अंग है यह 2 चीजों से बना है, एक फेडरल और प्लस पार्लियामेंट्री। यह कल मैं काम करूंगा और आपको स्पष्ट करूंगा। मैं अपनी ज्ञान की सीमा में आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था को बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा। चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो और बेहतर ढंग से आप पढ़ेंगे, और बिल्कुल मैं जैसा इशारा करूंगा वैसा आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा। और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोगों की संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा, बिहार लोक सेवा विशेषतः के स्तर पर होंगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होंगी। मेरे द्वारा कल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का परिचयात्मक इंट्रोडक्टरी स्टडी कराया जाएगा, जिसमें मैंने बताया है उसी सब पक्षों को एक एक रख कर मैं समझाऊंगा। 2 क्लास में बेटा फिनिश करूंगा, तब सिलेबस दे दूंगा और सिलेबस आपको लिखा दिया जाएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ पर मैं आपको लेक्चर दूंगा और उस पर आपको कंसेप्ट होंगे, और फिर बाद में चलकर फैक्चुअल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर मेंस के साथ तथ्य पर ज़्यादा ध्यान दूंगा तो बेहतर ढंग से कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो फैक्ट, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा था तो जो कुछ उसमें बातें आ गई
कि केशवानंद भारती की बात आई 1973 में, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। यह नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यह नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती बाद में ही क्यों आया। यह नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहां कहां है, मौलिक अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह नहीं बताया। कुछ बातों को बताई गई, तो एक एक चीज जब मैं रखूंगा वहां आपको दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्चुअल मेरी बातों को देखिएगा। आज आप लोगों से मिल लेना था और शशांक सर से मैंने कहा भी था, कल भी समय दिया था, शायद मेरे कारण आप लोगों को भी परेशानी हुई होंगी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि आज फ्री होंगे उधर से आएंगे। मेरे द्वारा आप लोगों की सेवा में काम किया जा रहा है, वैतनिक रूप में मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि शशांक जी छोटे भाई के जैसे इन्होंने कहा और सिस्टम के काम कर दें, तो मैं काम कर रहा हूँ। और कल 2 दिन पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा और सिलेबस पर एक एक करके हम लोग काम करेंगे। और उसी लाइट में आप लोग डी बसु की किताब और लक्ष्मीकांत का किताब लिए रहिएगा, पढ़िएगा, और उस जैसा होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अलग अलग लोग कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, कैसे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में बताया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी होंगी उसके ज्ञान की सीमा में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में भारतीय राज्य व्यवस्था में जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे वह लगभग आपके हो जाने चाहिए, और सरल शब्दों में मैं रखने का प्रयास करूंगा। आप केवल मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं पढ़े हैं और बेहतर समझिएगा, पढ़े हैं तो आपने जो पढ़ा होगा वह दिमाग से निकाल दीजिएगा, मेरे अनुसार आप कंसेप्ट बनाइएगा। ऐसे हम लोग काम करेंगे बेटा। गॉड ब्लेस यू।